हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं ये टॉपिक है तो उस टॉपिक को भी हमें पढ़ना है। ये चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से के अंदर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं उनको देख लो। सेंट्रल टेंडेंसीज, देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसीज। कितनी होती हैं? 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी डेटा के। आइए, तो 3 सेंट्रल टेंडेंसी में आता है पहला मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को फटाफट कंप्लीट करेंगे। मीन क्या होता है? मीन होता है कि it is the average of the given observations. It is an average of given observations. ये उसका ऑब्जर्वेशंस का क्या होता है? एवरेज होता है। और यू कैन से दैट कि ये इट इज अ मीन जो होता है, तो उसको दूसरी तरह से समझ लेते हैं कि मीन में हम लोग क्या करते हैं कि सारी ऑब्जर्वेशंस को सम करते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं, वो जो उससे मिलता है वो एवरेज मिलता है गिवन ऑब्जर्वेशंस का। मीडियन क्या होता है? इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एरे डेटा। इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द arrayed डेटा। मतलब समझ रहे हो ना? एरेड का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को या तो हमने असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज किया हो या डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज किया हो। फॉर एग्जांपल 2 8 4 3 2 4 3 5 7, ये ऑब्जर्वेशन डेटा गिवन। अब अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं, ऐसे अरेंज किया, तो ये कैसा कहलाएगा? एरेड डेटा कहलाता है। एरेड डेटा। तो जब एरेड डेटा होगा तभी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मीडियन। सबसे पहले आपको डेटा को किस में अरेंज करना होगा? बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दीजिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दीजिए। मोड क्या होता है? इट इज फ्रीक्वेंटली अकर्ड ऑब्जर्वेशंस। इट इज द frequently occurred observation. Frequently occurred observation मीन्स जैसे मान लो 2 4 6 2 3 3 4 2 1 7 2 3। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट कर गई है? देखो, से मैं 2 की बात करूं, 2 कितने टाइम रिपीट कर रहा है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 4 टाइम्स। 3 1 2 3 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। 6 1 टाइम रिपीट कर रहा है। और 4 कितना टाइम रिपीट कर रहा है? 2 टाइम्स। और 7 1 टाइम। तो बेटा इसमें बच्चों, इसमें मोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा 2, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है। इट इज द फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन। सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाली जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होती है? मोड ऑफ द डेटा होती है। इसके साथ ये भी जान लो मोड क्या होता है। मोड किसी भी ऑब्जर्वेशंस में, मतलब कुछ डेटा दिया गया, उसका मोड एक से ज्यादा हो सकता है। मान लो मैंने 3 को यहाँ पर एक बार और ऐसे कर दिया, यहाँ 3 कितना टाइम हो गया था? 4। तो बोथ आर मोड ऑफ द डेटा। ठीक है ना? अभी मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा इसको फॉर्मूला कि पास इंटरवल्स दिया होगा तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब हमें ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी, सिंगल ऑब्जर्वेशन दी जाएंगी, डिस्क्रीट डेटा में हमें मोड कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो ये था हमारा क्या? सेंट्रल टेंडेंसीज। देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन एंड मोड।
मीन क्या होता है? इट इज एन एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है? इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अरेंज डेटा, एरेड डेटा या अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा। मोड क्या होता है? इट इज द फ्रीक्वेंटली अकर्ड ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डेटा। तो आप सब समझ गए होंगे तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को हम लोग थोड़ा और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। चलिए इनका एलोबरेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसी एलोबरेशन के दौरान हम लोग इनको सीखेंगे अच्छी तरह से। आइए कुछ पॉइंट्स वगैरह भी देखते जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास में। चलिए बात करेंगे अब मीन की। तो मीन में सबसे पहला जो मीन आता है वो अर्थमेटिक मीन आता है, जिससे क्वेश्चंस देते हैं। अर्थमेटिक मीन में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तुम देखेंगे, लेकिन पहले इनके कुछ पॉइंट्स हैं। अर्थमेटिक मीन को हम A.M से डिनोट करते हैं। जो बच्चे हैं जो 10th इन्फी में कभी बच्चे रहे हैं हम लोग के इंस्टीट्यूट में, उनको मैंने पढ़ाया है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और सभी ने पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन। इसका और एक विस्तृत एक मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन भी होता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाया जाता है। हमें यहाँ बस इतना देखना है कि एवरेज क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, सम ऑफ xi अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब n से डिनोट करते हैं। ये कह सकते हो सम ऑफ xi। xi का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्जर्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट डैश कहाँ तक जा रहे हैं? xn तक जा रहे हैं, डिवाइड बाई n तक जा रहे हैं। जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका सम कर दीजिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए, क्या निकाल लेंगे आप? मीन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आप? मीन। मीन को ही अर्थमेटिक मीन यहाँ पर कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा फंडा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है तुम्हारा क्या? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अपने भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं। पॉइंट्स को भी लिखना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो लिखिए पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे, वो पहला पॉइंट जो हमारे पास में है, तो पहला पॉइंट है क्या? आइए मैं फटाफट लिखवा देता हूँ पॉइंट सारे, और समझा भी दूंगा सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है द एल्जेब्रिक सम ऑफ deviations taken about mean, deviation taken about mean taken about the mean is 0. Taken about the mean is 0. मैं समझाऊंगा पॉइंट कहने का मतलब क्या है। पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे क्वेश्चन ये अपने आप पूछ लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन टेकन अबाउट द मीन इज 0, 1, अनअल्टर्ड, नन ऑफ दीज। ये भी कर सकते हैं। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि मान लो x बार हमारा मीन था, x बार क्या था? मीन, माइनस हमने क्या किया, इसमें हम क्या करें? डेविएशन लेके चल रहे हैं। तो डेविएशन x बार माइनस का xi इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? 0। समेशन ऑफ x बार ऑफ, एक मिनट इस तरह से देखो, समेशन ऑफ x बार माइनस का xi, i इज इक्वल टू 1, और जाना कहाँ है हमें? कहाँ तक? n तक जाना है, इज इक्वल टू क्या होता है? 0। मैं समझा देता हूँ, ये i मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला कि मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हम इसका मीन निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? मीन। x बार इज इक्वल टू क्या निकालोगे? कितना सम आ जाएगा यहाँ पर? 15 आ जाएगा। 5 4 9 3 12 3 15। तो 15 बाई कितना हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा मीन। आ गया मीन। तो x बार, इसको बोलो x1, इसको बोलो x2, इसको बोलो x3, इसको बोलो x4, इसको बोलो x5। अब मैंने क्या किया? x बार माइनस का x1, x बार माइनस का x2, x बार माइनस का x3, x बार माइनस का x4, x बार माइनस का x5। इनका सबका क्या निकालना है? सम निकालना है। इनका सबका क्या निकालना है? सम निकालना है। x बार कितना? 3, x1 कितना? 1, x बार कितना? 3, x2 कितना? 2, x बार कितना? 3, x3 कितना? 3, x बार कितना? 3, ये कितना? 4, x बार कितना? 3, ये कितना? 5। देखिए इसका वैल्यू कितना? 2, इसका 1, और ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, वहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा। तो किसका वैल्यू कितना? 2, इसका वैल्यू कितना? 1,
0, -1, -2, इससे ये गया, इससे ये गया, कितना आ गया हमारे पास में, आ गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है, आप सभी देख सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप आसानी आराम से कर लेंगे और इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ये भी ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को फटाफट देखना। मैंने जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़े, मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। चलिए दूसरा पॉइंट, मैं वही तो कहता हूँ, आप अगर इस हमारी अकेडमी में पढ़े हो, इस अकेडमी में आपने पूरी क्लासेस ली हैं, 8th 9th 10th प्रॉपर आपने किया है, नो नीड ऑफ स्क्रीनिंग एग्जाम क्लासेस, आपको वो सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए गए, वो हम लोग पढ़ा के रखते हैं आप सभी को। फिर जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी ध्यान दें, और जो बच्चे हमारे क्लासेस के हैं वो बच्चे भी इसका रिवीजन कर सकते हैं पूरी तरह से। कोशिश की है मैंने कि मैं सब कुछ पढ़ा दूं आपको इस क्लास में जो जरूरी है। द वैल्यू ऑफ मीन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। अच्छा ये पॉइंट याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ मीन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, आपको पता होना चाहिए ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वैल्यू में कुछ चेंज करते हो, देखो एक मिनट देखो, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, मैंने कहा कि चेंज कर लो, मैंने कहा इसको 2 को 1.5 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, तो क्या चेंज नहीं आएगा इसके मीन में? बिल्कुल चेंज आएगा, क्योंकि इनका सम लेते हैं, सम में 0.5 कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए जो अब इसका एवरेज निकालो तो भी हमारे पास में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसलिए द वैल्यू ऑफ मीन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। कई सारे ऐसे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जिनकी वैल्यू, जिनमें सारे ऑब्जर्वेशंस पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है उसकी, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट्स का इनको नोट भी कर लीजिएगा साथ में। मैं थोड़ा तेज हूँ इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ डिस्कस करना है आप सभी के साथ में, इसलिए थोड़ा स्पीड से हूँ, ठीक है? इसलिए आप परेशान मत होइएगा, आराम से पॉज कर लीजिए वीडियो को, फटाफट करते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। पता होगा 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी। मान लो मैंने एक नंबर a लिया, एक b लिया, इसका मीन जो हो गया ना अर्थमेटिक मीन, वो ये हो गया। इसी को हम डिनोट करते थे कैपिटल A B अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, a प्लस बी बाई 2, ठीक है ना, इसी तरह से करते थे, ठीक। तो ये 3rd पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखो कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कंबाइंड मीन से क्वेश्चन आता है। कंबाइंड मीन क्या होता है? कंबाइंड मीन लिख लो पहले, बताता हूं फिर। इफ x1 bar and x2 bar are the means of, are arithmetic means of the given observations of series with n1 and n2 with n1 and 2 observations, ठीक है ना। देन कंबाइंड मीन, देखो देन कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा हमारे पास में? देन कंबाइंड मीन, मैं सीएम से डिनोट कर रहा हूं, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ये जो ऑब्जर्वेशन है n1 ऑब्जर्वेशन, इसमें x1 बार इंटू n1 प्लस मल्टीप्लाई करिए x2 बार n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ये होगा हमारे पास में कंबाइंड मीन। देखिए समझिएगा, आपको मान लो 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए या सीरीज दी गई है। मान लो मैंने बोला 1 2 3 4 5, इसका मीन कितना आ रहा है? इसका मीन आ रहा है 3। मीन कितना आ रहा है इसका? मीन मान लो 3 है इसका, ठीक है। दूसरी जो सीरीज दी 2 4 6 8 10 30 का मीन हो गया यहां पर 6, इसका मीन कितना हो गया? 6। 10 8 18 to 20 30 5 नंबर है तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मीन कितना? ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है? यहां n इज इक्वल टू कितना है? 5, क्लियर है ना। एक मिनट मैं इसको और ले लेता हूं, मैं इसको 12 ले लेता हूं, थोड़ा तुमको समझ में आएगा। मैंने क्या ले लिया? 12 ले लिया।
जो मैंने यहाँ 12 ले लिया तो कितना हो जाएगा 30 हो गया था 42 और 42 चलो 12 छोड़ दो, ले लेते हैं 12 तो तुम्हें थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। मैंने सिर्फ इसीलिए एक इंक्रीज किया है ताकि ये और ये दोनों अपने आप में क्या हो जाए डिफरेंट हो जाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा दोनों इक्वल होते हैं, भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट लिए हुए हैं ताकि आप समझें। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 तो टोटल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42/6 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके चलिए देखिए तो 7 हो जाएगा तो n2 इज इक्वल टू 7, तो x बार यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। अब देखिए इसका कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए क्या करेंगे n2 इज इक्वल टू n1 x बार इंटू n1, ये मान लो x2 है और ये x1 बार है इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू n1 कितना बच्चों 5 है प्लस x2 कितना बच्चों 7 और n2 कितना बच्चों हमारे पास में 6 अपॉन में कितना हुआ n1 प्लस n2, n1 कितना है 5 प्लस का क्या हो गया 6, 15 42 11 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 7 4 1 5 11 11 5 जा 55.2 आ गया, 11 1 जा 11 और 11 जा 11 11 8 जा अप्रोक्सीमेटली 5.18 समथिंग क्या आ रहा है कंबाइंड मीन आ रहा है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझाना था कि कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आएगा कैसे। दो अलग अलग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, उनका मीन दिया होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, ये सब आपको ऑब्जर्वेशंस नहीं देंगे, वो ये ऑब्जर्वेशंस नहीं देंगे, सीधे बोल देंगे कि n1 इज इक्वल टू कुछ n3 इज इक्वल टू कुछ, मतलब वो आपको ऐसा कर सकते हैं क्वेश्चन में। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग की बात चल रही है। उन्होंने ये कहा आपसे कि n1 इज इक्वल टू मान लो 5 और x1 बार इज इक्वल टू मान लो 6 और उन्होंने बोला n2 इज इक्वल टू 7 और x1 बार इज इक्वल टू दे सकते हैं आपको, x2 बार इज इक्वल टू हो सकता है 8 दे दें। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐड कर दो 7 इंटू 8 और n1 n2 इन दोनों को ऐड कर दो कितना 5 प्लस 7, ये जो निकल के आएगा दिस इज नोन एज कंबाइंड मीन। ये क्या कहलाएगा कंबाइंड मीन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? मैं चलूं आगे की तरफ। तो ये अर्थमेटिक मीन के पॉइंट्स हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है रिवीजन के तौर पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है, हाँ देखिए ये पॉइंट्स भी आपको देखने लायक हैं कि अगर हम लोग इस तरह से देखें कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि इफ, अच्छा इसके पहले जो हमने भी डिस्कस किया ना कि n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x बार टू बार n1 प्लस का n2, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए जाएं, और भी दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्लियर है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके कंबाइंड का, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने आ रहा हूं, इफ x बार इज मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 x4 डैश xn। अब देखो अगर इसी ऑब्जर्वेशन को, अगर ये जो ऑब्जर्वेशंस है इफ एंड ईच observation is increased by a, then mean of new observation is कितना हो जाएगा x बार प्लस का a। क्लियर है ना, मतलब मान लो कोई ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 दी गई और ये कहां तक जा रहा है xn तक जा रहा है, ठीक है ना। इसका मीन कितना है x बार है। अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम a से इंक्रीज कर दें, अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को a से इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनका मीन क्या हो जाएगा x बार प्लस का a। जितना इंक्रीज कर रहे हो उतना आप उसके साथ में ऐड कर दो अकेले, बस। क्लियर है, इसी का ये a पार्ट है, इसी में b पार्ट क्या है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को मान लो
ये कोई ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं x2 x3, मैं इसी अगर ऐड करने पे बन रहा है, अगर हर ऑब्जर्वेशंस में एक कम कर दिया जाए, एक कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेड डेसी कहां तक जाने वाला है प्रोसेस, xn माइनस का a तक। ये प्रोसेस कहां तक जाएगा, xn प्लस का a इज देन x बार प्लस का a होता है, ठीक है। ये प्रोसेस कहां तक जाएगा हमारा, प्लस xn माइनस का a, सॉरी माइनस प्लस कॉमा लगा दो अकेले बस, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा हमारे पास x बार माइनस का a। इसी तरीके से अगर हम लोग a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन के साथ में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो और जो हमारा न्यू मीन होगा उसमें a का मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से अगर हम हर ऑब्जर्वेशन को a से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोट नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हर ऑब्जर्वेशन का, तो न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन क्या हो जाएगा, x बार बाई a। तो 4 पॉइंट है आपके सामने, समझिएगा। कहने का मतलब ये कि 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मीन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मीन कितना आ रहा है, x बार इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज करूं, मान लो मैं a इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं, इसमें ऐड कर दिया पहले इसको 1 1 2 प्लस, ठीक है, इसमें ऐड कर रहा हूं 4 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, इस पे ऐड कर रहा हूं 3 प्लस 1 कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो एक्स बार मीन पहले, न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन में प्लस 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4। तो यही तो सीखना आपने कि एक्स बार में प्लस एक्स बार 3 1 दैट इज इक्वल टू 4, क्लियर है ना। तो न्यू मीन 4 आ गया। ऐसे आप कितनी बड़ी लेंथी ऑब्जर्वेशंस दिए जाएं, कैलकुलेटिव ऑब्जर्वेशंस दिए जाएं, आपको करना यही। सेम कंसेप्ट इन सबके साथ में है कि अगर आपका इनिशियल मीन एक्स बार है और ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय a, then the mean of new observations is x bar minus a. Similarly, if each observation is multiplied by a, then the mean of new observation is equal to x bar into a. If each observation is being divided by a, then the mean of new observation is equal to x bar by a. इनको भी आपने देखिएगा, हालांकि बताया गया होगा आपको 9th क्लास में, ये है 9th में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, फटाफट देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास में क्या, अभी और भी पॉइंट्स हैं, जल्दी से देख लो। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, वो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, कि द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये मीन निकल जाएगा किसका, n नेचुरल नंबर्स का अगर मीन निकालना हो तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। द मीन ऑफ द स्क्वायर, दूसरा पॉइंट है द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये क्या है, मान लो मैंने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिया, उसका मीन निकालने चाहिए। देखो जरा स्क्वायर, ठीक, गया 9 4 13 1 14, को 3 से डिवाइड कर दो, यही n का वैल्यू यहां पर कितना है, 3 1 और 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया 6, सॉल्व कर लो, 4 2 3 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन में कितना 6 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कितना आ गया 14/3। देखो मैच कर लो, देखो है ना, बड़ा आसान था सर, ये करना ज्यादा आसान कठिन है, ठीक ठाक देंगे, 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 20 दे 30 ऐसे देंगे, क्लियर है ना। ऐसे ही देखो पहले वाले का एग्जांपल,
मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मीन होगा कितनी? 10 ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 11 बाई 2 आ रहा है इसका मतलब 5.5। ये देखिए अभी कितना है हमको समझो, 10 का सम कितना होता है? 10 या 1 से लेकर के 10 नंबर तक का सम कितना होगा आपको पता होना चाहिए, 50 होता है। कितना होता है? 50 होता है ना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, तो इनका सब सम निकालो, एक मिनट देख लेते हैं। 10 इंटू 11 बाई 2, 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5.5। तो इसी तरीके से ये तो तरीका हमारा ये वाला आ गया। मतलब मैं एक बता दूं, इनका जो सम निकालते हैं, सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये सम निकालते हैं। इनका अगर सम निकालना है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने इसी तरह से निकाल लिया 10 इंटू 11 बाई 2, सॉरी 5 कर लिया। तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 11 मतलब 5 जा कितना? 10 है, सॉरी बेटा 10 नंबर से, सॉरी फॉर दैट। 55 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5.5। ओके, काफी ज्यादा चीजें हैं डिस्कस करने की, थोड़ा मेरी स्पीड क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लेक्चर्स बन जाते हैं और कम से कम समय में चाहता हूँ सारी चीजें आप तक पहुंचे। आसानी से बैठ करके भी देख सकते हैं इसको कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। स्लो मोशन में डाल के उसकी स्पीड को और कम कर दीजिए, आप समझ लेंगे अच्छे से। तेजी से फटाफट कहते जा रहा हूँ। ओके, तो ये वाले दोनों आपको पॉइंट क्लियर हो गए। तो तीसरा पॉइंट है वो है क्या? द मीन ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होगा? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हो n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। दिस इज द मीन ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। दिस इज द मीन ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। देखो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं उसका। जैसे मान लो ये 1 क्यूब ले लिया, प्लस का 2 क्यूब ले लिया, 3 क्यूब ले लिया। ठीक, कितने हो जाएंगे? 1 प्लस 8 27, कितना हो जाएगा? 35 36 हो जाएगा। इसका मीन निकालो, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, मीन 3 से डिवाइड कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई, क्लियर, पुट कर दो। n का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 1 स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास में, कितना आ जाएगा? एक मिनट, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर। n का वैल्यू कितना है? 3, और 3 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारे पास में। 4 4 जा 16, और 16 और डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में? ठीक, तो कितना हो जाएगा? 48 बाई 4, 12। क्लियर है ना? 12 देखो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब देखिए, ये करना ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। आपको ऐसा आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डेट डैश एंड सो ऑन, 25 का क्यूब, चलते गए। कह रहे हैं इसका मीन निकालो, फाइंड मीन। तब आप रो दोगे, क्योंकि अब सबके क्यूब निकाल के करना तो कठिन हो जाएगा ना। ये अभी थोड़ा और बढ़ा दूं मैं, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो आपका रोना स्टार्ट हो जाएगा। आपका रोना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अरे सर ये क्या दे दिया आपने, लो। अब इसी के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे करने बैठे तो 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 6 इंटू 49 डिवाइड बाई 4, 2 3 जा, 2 2 जा, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो। तो सिंपल है। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? बस मैं यही चीजें समझाना चाह रहा हूं कि यही बेसिक क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन साउ दे देता है, और आपको यही छोटे कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं और यही आप फेल हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है ये, बहुत छोटा सा एग्जाम है, बस लॉजिकल होता है। इसलिए हमको लगता है साहू दिमाग चल रहा होता है। बहुत ही लॉजिकल। उनको पता है कि आप 10th में हो और 10th के लेवल का आपको वो देने वाले हैं क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं। हाँ, उसमें लॉजिक्स बड़े अच्छे होते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके, चलिए अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे केस ऑफ
इन द केस ऑफ क्लास इंटरवल्स, जब क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक मीन, पढ़ रहे थे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, फटाफट देखेंगे। मैं फर्स्ट फॉर्मूले बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूले बता करके काम हो जाएगा हमारा। देखिएगा फॉर्मूले, तो 3 मेथड से मीन को कैलकुलेट करते हैं। क्लास इंटरवल्स आर गिवन व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। पहले मेथड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेरी सिंपल, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए इज मीन। एज्यूम्ड मीन हमेशा क्लास मार्क में से किसी एक को चूज कर लेते हैं। क्लास मार्क क्या होता है आई विल टेल यू, प्लस कोई एक। इसके बाद हम लोग लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि डेविएशन इसलिए डी आ गया, समेशन ऑफ एफ आई। व्हाट इज डी आई? डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस का ए अपॉन ये एज्यूम्ड मीन। ये जो एक्स आई है, एक्स आई इज अ क्लास मार्क, इज अ क्लास मार्क, इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क कैलकुलेट कैसे करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ले लो क्लास इंटरवल का, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमको? क्लास मार्क मिल जाता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा जो है मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड वाला स्टेप डेविएशन मेथड। आप सभी को ये पता है, अच्छे से जानते हैं, मैं बस रिकॉल करवा रहा हूं। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? समेशन ऑफ सॉरी ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना है बच्चा हमारे पास में? ए। एच क्या होता है? एच इज इक्वल टू क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस जो होता है दैट इज नोन एज क्लास साइज। अब भैया यू आई क्या है? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डेविएशन अपॉन में एच। क्लास साइज से डिवाइड कर दो तो ये क्या निकल आता है हमारा? डेविएशन, मतलब यू आई निकल के आता है, स्टेप डेविएशन बोलते हैं इसको। तो एक्स आई माइनस इसको डी आई अपॉन एच बी बोलते हैं एक्चुअली में। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सारे वन नहीं है, एक्स आई है, ये भी एक्स डी आई है। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद ये हमारे 3 स्टेप हो गए, मतलब तीनों फॉर्मूले हमें अच्छे से क्या करने हैं? तैयार करने। इसके साथ में हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन अगर मान लो हमारे पास में इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो देखो इन तीनों मेथड को यूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाई करते जाते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी बड़े क्वेश्चंस में, इसमें उससे कम करनी पड़ेगी, इसमें सबसे कम करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल भी ना करने पड़े तो ऐसा तो होगा नहीं मैथमेटिक्स। ओके चले हम लोग आगे की तरफ, क्योंकि आप लोग होते खुराफाती कि नहीं सर बिल्कुल ना करना पड़े। हम तो चाहते ही ना हमें पेन ना उठाना पड़े, बिना पेन के हम एग्जाम, हम तो ये चाहते हैं ना फॉर्म ना भरना पड़े, साहू वाले बुला के हमें बुलाएं आइए आइए सर आपका हम एडमिशन कर देते हैं, हम आपका एडमिशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हमें करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। चलिए तो व्हेन CI आर गिवन, क्लास इंटरवल्स आर गिवन। अब बात करते हैं मीडियन की। जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या आ रहा है? मीडियन। मैं इनमें क्वेश्चंस करवाऊंगा एक साथ, मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक पे करवाऊंगा, मीन में, मीडियन में, मोड में, प्रॉपर मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देंगे और आपका उसी से काम हो जाएगा उतने से। मीडियन क्या होता है? आइए मीडियन के बारे में जान लेते हैं। इट इज अ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है ना? कुछ पॉइंट भी मैं लिखवाऊंगा इनके साथ साथ, वो पॉइंट भी इनके लिए बड़े रिगार्डिंग दैट सेंट्रल टेंडेंसी, these points are also very important. The points always gives you logics. आपके लॉजिक को इंप्रूव करते हैं वो जो पॉइंट होते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज में जब कोई भी टॉपिक से मीडियन पढ़ रहे हैं तो उस मीडियन में क्या होता है कि अब आपको पता होना चाहिए कि मीडियन किन चीजों पर डिपेंड करता है,
इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग जिसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो हम कर ही पा रहे हैं, ग्राफिकली भी हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी इसके लिए। बट मीन कैन नॉट बी, मीन को हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। क्लियर है? बट व्हाइल मीन कैन नॉट बी, मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स भी हैं। पहला पॉइंट फटाफट लिखते जाएंगे क्योंकि पहला पॉइंट, इट कैन बी कैलकुलेटेड। डेफिनेशन तो मैंने दे दी है, ये एरे डेटा की बात चल रही है, एरे डेटा में रहेगा। इट कैन बी कैलकुलेटेड, लिख लीजिए, इट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, while mean cannot be, while mean cannot be, मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, द मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, द मीडियन, सॉरी मीन लिख दिया है, द मीडियन इज नॉट affected by एक्सट्रीम वैल्यू। देखो समझो कैसे, 1 4 5 सॉरी 2 6 8 32 65, ठीक ये दिया हुआ। देखिएगा, अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, 2 6 असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है ऑलरेडी। अब देखो इसका जो मीडियन होगा वो ये होगा ना, ये तो मीडियन होगा, मोस्ट ऑब्जर्वेशन। कोई फर्क पड़ा नहीं, यही बना रहेगा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लेना है। कोई फर्क पड़ रहा है, मिडिल मोस्ट, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो भी है दैट वुड बी नोन एज मीडियन। तो ये पता है, सोचा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 भी कुछ है क्या मेरे पास में? चलिए पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हम लोग इसके ऑब्जर्वेशंस आर नॉट गिवन इन द क्लास इंटरवल फॉर्म। हमारा जो डेटा गिवन है वो हमको डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है, हर ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हैं। तब उस केस में क्या करते हैं, मान लो इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन हैं, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, मान लो n का वैल्यू जो है ना, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज ऑड, क्या है ऑड, मतलब n का वैल्यू जो है ऑड, n कैसा है ऑड, देन मीडियन क्या हो जाएगा हमारे पास में, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से इफ n इज इवन, n क्या है, इवन है, देन मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 th ऑब्जर्वेशन। यहां पे क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई, इनका एवरेज निकाल देंगे, मतलब n/2 th ऑब्जर्वेशन निकालो, n/2 + 1, पहले n/2 कैलकुलेट करना है, फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, th ऑब्जर्वेशन जो आ जाए उनका सम कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा, मीडियन निकल आएगा। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां देखो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू कितना 5, n इज इक्वल टू कितना है 5 है, इक्वल टू 5 है, जो कि क्या है ऑड है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, पहला वाला ऑड के केस में, तो n+1 डिवाइड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक बात है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। देखो n का वैल्यू कितना 5 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 3, th ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3, थर्ड कितना है 3 है, कोइंसिडेंट देखो कि दोनों सेम आ गए, क्लियर है ना।
इस तरह से निकालते हैं हम लोग क्या, मीन। हालांकि ये रिवीजन के तौर पे आप सबको याद आ रहा होगा। चलें आगे चलें हम लोग। इसके बाद ये पर्याप्त, इससे क्वेश्चन आएंगे, मत सोचना 10th का बोला गया तो सिर्फ 10th का ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10th का मान के चलते हैं वो लोग, क्लियर है ना। चलो मैं आगे की तरफ। तो ये तो मीन मीडियन का ये वाला फॉर्मेट हो गया, जिसमें हम लोग हमारे पर्टिकुलर डिस्क्रीट डेटा जो होगा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया जाएगा, तब हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं टू कैलकुलेट द मीडियन। लेकिन मीडियन अगर कैलकुलेट करनी है और डेटा हमको क्लास इंटरवल्स फॉर्म में दिया है, फाइंड मीडियन व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन, फाइंड मीडियन व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तब कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 डिवाइड बाई CF अपॉन में F इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन टू कैलकुलेट, दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीडियन व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तो देखो बेटा, लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट क्या है, किसकी लेते हैं, लोअर लिमिट L फॉर लोअर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट होता है ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास एक नया वर्ड आ गया, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इससे डिसाइड होता है n/2, n/2 का वैल्यू n/2 से, ये तो n/2 जिसमें कंटेन हो, जिस भी फिगर में CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस भी CF में इंक्लूड हो, या फिर जस्ट ग्रेटर दैन n/2, जस्ट ग्रेटर दैन n/2, तो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, मीडियन क्लास। क्लियर है ना। चलिए CF क्या होती है, ये होती है तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रोसीडिंग टू मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग मीडियन क्लास, प्रोसीडिंग टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। और H आप सभी को मालूम है क्लास साइज होता है, क्या होता है, क्लास साइज होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका, मीडियन का, व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर गिवन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद ये तो हो गया मीडियन। अब बात करेंगे हम लोग मोड की, फटाफट सब कुछ करके ना फिर क्वेश्चंस में आ जाएंगे हम लोग। मैं एक बार रिकॉल बस करवा रहा हूँ, सारे जो बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हाँ एक दिन आएगा जब मैं बदल जाऊंगा और बदल करके दुनिया को बदलूंगा। बेटा वो दुनिया हम छोड़ देते हैं, लेकिन दिन नहीं आएगा कभी भी। दिन जब चाहो तब बन जाता है, तो वो इंतजार मत करो कि एक दिन आएगा अपना टाइम आएगा, वो कभी नहीं होता। आपको वो दिन खुद बनाना पड़ेगा। तो बस जब चाहोगे तब वो दिन बन जाएगा, और एक समय तक आपके अंदर एनर्जी वाली, और जिस दिन वो चली गई वो भी नहीं बनेगा फिर। The most frequently occurred observations is known as mode. The most frequently occurred observations. The most frequently occurred observations. The most frequently occurred observation is known as mode. Mode क्या होता है? ध्यान रखो, मोड के भी कुछ अपने पॉइंट्स हैं, फटाफट लिखो मोड के पॉइंट्स। मैं लिखवाऊंगा मोड के पॉइंट्स, बेटा लिख लो। किसी भी क्लास में जाओगे ना, मुझे काम आएगा आपके। मैथ से अगर जाओगे तो मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स में मैं बहुत कुछ ऐसा पढ़ा देता हूँ जो टीचर अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वो जरूरी होता है। जब क्वेश्चन आता है ना, तब वहीं से आता है। अरे ये क्या था, हम तो फॉर्मूले पढ़ के 3-4 ठो आए, बस हमको वही पता है, ऐसा नहीं। लिखिए, फॉर अ गिवन डेटा, the mode may or may not be, the mode may or may not be, may not B नहीं लगाना है, may not exist in a series, in a series of observations। मैं ये पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। इफ नो आइटम अकर्स मोर देन वन टाइम, कंडीशन ये है कि इफ
नो इफ नंबर ऑफ आइटम अकर्स, इफ नो आइटम, नो है ये, नो आइटम अकर्स, इफ नो आइटम अकर्स मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम। मान लो कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई, ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशंस में सारी ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक एक टाइम आ रही है, कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट तक नहीं कर रही है, तो उस केस में आपका वहां पर डेट जो मोड होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ना? इसलिए मोड हो भी सकता है किसी ऑब्जर्वेशन का, मोड नहीं भी हो सकता है। आपको मोड सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की ग्रुप में हाईलाइटेड कौन है, हाईलाइटेड कौन है। जैसे कि आप मान लो आपके ग्रुप में आपका एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड को सबसे ज्यादा बार लोग पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग कहते हैं यार तू मेरे घर आ जा, तू मेरे घर आ जा, तू मेरे घर आ जा। मतलब 10 टाइम्स एक बंदा अगर बुलाता है अपने घर में किसी को, तो 10 में से 6 टाइम उसको बुला रहा है, 4 टाइम वो अदर फ्रेंड्स को बुला रहा है, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब वो क्या है, पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। तो मोड ऑफ द फ्रेंड, ग्रुप ऑफ जिसका भी ग्रुप है उसमें से जो उसका मोड होगा, उस ग्रुप का वो कौन होगा, उसको वो वाला फ्रेंड जो सबसे ज्यादा बार बुलाया जा रहा है। खैर मैं तो एग्जांपल ऐसा दे रहा था कि आप तक ये बात पहुंच जाए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर रही है तो नॉर्मल है सारा काम, कुछ भी ऐसा नहीं, किसी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका मतलब उसका मोड है ही नहीं है। क्लियर है? उस केस को हम बोलते हैं then the mode is said to be, then the mode is said to be ill-defined, then the mode is said to be ill-defined। next point है इसमें, the mode exists for a given data, the mode exists for a given data, the mode exists for a given data, it may or may not be unique, it may or may not be unique। इसका मतलब समझे ना? नहीं समझे? समझाता हूं, एक मिनट। मे और मे नॉट बी यूनिक का मतलब ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोड को एक्सप्लेन करते हुए एक एग्जांपल लिया था कि 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 7। 2 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर मोड कितने हो गए? 2 मोड्स हो गए। कितने आ गए? 2 मोड्स। क्या? 2 एंड 3 आ गए ना। तो यूनिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। बताया तो मैंने, बस उसी के लिए बोला गया। द मोड एग्जिस्ट फॉर अ गिवन डेटा, इट मे और मे नॉट बी यूनिक। अकेला भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? बस यही मतलब है कहने का इनका। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला यूज होता है मोड के केस में। मोड क्या? तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए, जिससे साहू पे क्वेश्चन आया था पिछले कुछ सालों में। साहू ने हमेशा जो क्वेश्चन दिया है वो इससे रिलेट करके दिया है, इसी फॉर्मूले पर दे देता है वो क्वेश्चन, एक स्टैटिस्टिक्स का। उसको बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने पढ़ाया बच्चों को एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो जानते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होती है, इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। मोड इज इक्वल टू, याद कर लो बेटा, बहुत ज्यादा चांसेस, 70% चांसेस हैं इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आने की इस टॉपिक से। ये मैं कहना चाह रहा हूं, मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मोड। क्लियर है ना? तो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला दे देते हैं, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है कि ट्वाइस ऑफ मीन होना चाहिए। क्या लिख रहा हूं मैं? ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस का मोड। ठीक है ना? ये भी हो सकता है तुम्हारा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मोड डिवाइड बाई 2। ऐसा भी लिखते हैं वो और कैसे लिख सकते हैं? वो और ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग उसको इस तरह से देखें कि ये मीडियन को इधर ला सकते हैं, मोड को उधर ले, मीन को उधर ले जा सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट पे दे देते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन में डाल देते हैं। 4 तरह की, आपको फॉर्मूला सही याद है कि नहीं याद?
क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा, इनके बीच में कुछ रिलेशन दे देंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो तीन आपको वेरिएबल्स पता है, मोड, मीडियन, मीन, तीन सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला रिलेट करता है, रखता है, क्या? इंपिरिकल फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। यही फॉर्मूला सिर्फ इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है, इसके तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच में, मोड, मीडियन, मीन। इसलिए इसमें क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, फॉर्मूला आप याद करके जाएं, नोट भी कर लें और अच्छे से तैयार कर लें। क्लियर है ना? तो ये था हमारा मोड। मोड को अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, मोड को, कि मोड फॉर ग्रुप डेटा, मोड फॉर, अब मान लो कि ये तो इंपिरिकल फॉर्मूला था, इंपिरिकल फॉर्मूला से मोड को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मान लो मोड कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट मोड, व्हेन टू कैलकुलेट मोड, नहीं, द फॉर्मूला, इसको ऐसे लिखो, व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन देन मोड। तब हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तब हम लोग मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोड को तब कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? देखो भाई, तब मोड को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि L प्लस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है ना, F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। अब ये जो L है ना, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, L जो है ना, ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास निकालना होता है कि जब हम लोग देखते हैं डेटा, जब हमने क्या निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, या 2 मिनट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, जैसे मान लो ये ऑब्जर्वेशन दी गई, ये क्लास इंटरवल दिए गए x2, x3, x4, x5, ऐसे जाते जा रहे हैं। तो xn या xn-1 और xn हो गया, ठीक है ना। इस फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, f4, f5, मान लो कि f4 सबसे बड़ी है, f4 इज ग्रेटर देन f1, f2, f3, f5। सबसे बड़ी क्या है? ये fn है। ये क्या है यहाँ पर? fn। सबसे बड़ी कौन सी है? f4 है। तो f4 ये बड़ी, सबसे ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है इन सभी में से। तो ये जो क्लास होगा, दिस इज नोन एज मॉडल क्लास। ये कहलाएगा हमारा क्या? मॉडल क्लास कहलाएगा। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसी की लोअर लिमिट क्या होगी? x4, ये रखेंगे यहाँ पर। f1 क्या है? f1 इज, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास f0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। और यहां पे क्या लेंगे? f2 लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल्स हमारे गिवन होंगे, तो हम लोग इस तरह से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इन सभी चीजों पे एक छोटी सी बात रह गई, क्योंकि हमने जल्दी में क्या किया, यहाँ पर h नहीं लगाया, क्योंकि ये h चलता है, ध्यान रखो। मीन्स के स्टेप डेविएशन से इसका काम स्टार्ट हो जाता है। मीडियन में यूज होता है, मोड में यूज होता है क्या? क्लास साइज। क्लास साइज का बहुत बड़ा रोल है कि h क्या होता है? क्लास साइज होता है h। क्लियर है ना? तो ये थे इसके फंडामेंटल, किसके? स्टैटिस्टिक्स के, तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज, और हमने उसमें कुछ और भी उनके पॉइंट्स ऐड किए। उनको अच्छे से तैयार करिए। अब इसके बाद इन सारे कंसेप्ट के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 10 to 20 क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें आपका सीन क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, ये चीज बताई थी आपने, ये चीज बताई थी आपने, इसमें ये यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके से मैं कुछ और भी क्वेश्चंस, और भी अच्छे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा। जो पॉइंट रह जाएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे।